Hey everyone, this is your host संदीप सिंह, रिटायर्ड इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। और मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल टैक्स वाज इनसाइट के ऊपर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी के अंदर, पेनल्टी के बारे में। तो इस बात को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि जो इतने सारे प्रोविजंस हैं पेनल्टी को रिलेटेड, सेक्शन 73 है, सेक्शन 74 है, सेक्शन 122 भी है। तो इस बात को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है, नॉट ओनली अमंग द टैक्स पेयर्स बट ऑल्सो अमंग द टैक्स प्रैक्टिशनर्स कि कौन। और या तो मैं तो ये भी कहूँगा कि कुछ जो टैक्स ऑफिसर्स हैं, इवन दे आर नॉट क्लियर अबाउट इट। तो इसीलिए एक सर्कुलर जारी किया था गवर्नमेंट ने, सीबीआईसी ने। This circular was issued on the 6th of July 2022, which kind of tried to clear the doubts about the applicability of Section 122 and the applicability of Section 73 and 74। उस सर्कुलर के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि बेसिकली ये जो सेक्शन 122 है ये एग्जैक्टली क्या है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 ऑफ द CGST एक्ट 2017। तो सेक्शन 122 जो है इट प्लेस इन चैप्टर 19 ऑफ द CGST एक्ट 2017 विच डील्स विद द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। और एक तरह का स्टैंड अलोन प्रोविज़न है फॉर पिनिटिव मेजर्स। इसका एक ही काम है कि पेनल्टी को इम्पोज करता है। एंड दे आर एज मैनी एज 21 कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस विच हैव बीन एन्यूमरेटेड एंड प्लेस्ड इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। सो 21 प्रकार के ऑफेंसेस हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है। एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस। अगर मान लीजिए कि ऑफेंस नॉन फ्रॉड का है, इन दैट केस द पेनल्टी इज फिक्स्ड हियर एट द हायर ऑफ ₹10,000 या 10% ऑफ द टैक्स कंसर्न। इन केस ऑफ फ्रॉड केसेस दिस कैन गो, इट कैन एस्केलेट अप टू 100% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व। सो आप ये देख सकते हैं कि जो फिक्स इनका पेनल्टी है दैट इज वेरिंग एज पर द नेचर एंड सिवियरिटी ऑफ द केस। सेक्शन 73 और 74 जो है that is placed in chapter 15 of the CGST Act under the aiding, demand and recovery. Unlike section 122 जो कि एक punitive mechanism है, section 73 और 74 जो है it is a procedural mechanism। ये एक तरह का प्रोसीजर बताता है कि किस प्रकार से आप डिमांड को लेवी करोगे और किस प्रकार से उसको रिकवर करोगे। और इसमें क्या होता है कि या तो शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, एरोनियस रिफंड, या फिर अनलॉफुल अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, इस पे बेस होता है। अगर नॉन फ्रॉड केसेस में क्या है, पेनल्टी कम है, फ्रॉड केसेस में पेनल्टी ज़्यादा है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि पेनल्टी जो है दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ प्रॉम्प्टली द टैक्स पे पेज द पेनल्टी। अगर उसने शो कॉज से पहले पे कर दिया पेनल्टी तो कम है, शो कॉज के बाद किया तो ज़्यादा है, ऑर्डर के बाद किया तो और भी ज़्यादा है। इसी हिसाब से काफ़ी डिपेंड करता है हाउ प्रॉम्प्टली द टैक्स पेयर पेज इज पेनल्टी। सो बहुत डिफरेंट है दोनों जो सेक्शंस हैं। जैसा हमने बताया लेजिस्लेचर का, वाई दे पुट इट सेपरेटली, बिकॉज दे वांटेड टू बी लाइक दिस। एक तरफ हो गया पिनिटिव मैकेनिज्म 122 एंड ऑन द अदर हैंड इट्स अ प्रोसीजर मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 73 और 74। तो इन सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए CBIC ने एक सर्कुलर लेकर आए थे, जो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था। आइए हम देखते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। सो वेलकम बैक ऑन माय स्क्रीन। ये जो सर्कुलर है हमारे सामने 171/03/2022 GST, जो कि इशू किया गया था 6 जुलाई 2022 को बाय द CBIC। और इसका जो मेन सब्जेक्ट था दैट वाज क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज relating to applicability of demand and penalty provisions under the CGST Act 2017 in respect of transactions involving fake invoices। मतलब ये जो सर्कुलर था प्राइमरीली फेक इनवॉइसेस के लिए इशू किया गया था। प्लस इसके साथ साथ ये भी कहा गया था उन्होंने कि रिप्रेजेंटेशंस आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड एज वेल एज द फील्ड फॉर्मेशंस सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन द इश्यूज रिलेटिंग टू applicability of demand and penalty provisions under the CGST Act 2017 in respect of such transactions involving fake invoices।
So in order to clarify these issues and to ensure uniformity in the implementation of the provisions of the law, the board has issued this particular circular. So दो इशू इसमें थे. पहला इशू ये था कि जो बेसिकली जो फेक इनवॉइसेस के मैटर्स आ रहे थे उस पर कौन से प्रोविजंस ऑफ द लॉ लगेंगे, एंड सेकेंडली क्या हो रहा था कि जो फील्ड फॉर्मेशंस थे दे वर इशूइंग शो कॉज नोटिसेस citing the provisions of section 73, section 74 and also section 122. तो बोर्ड की ये भी इंटेंशन थी कि ये क्लैरिफाई कर दें कि किन किन केसेस में सेक्शन 73 लगेगा या 74 लगेगा और किन किन केसेस में जो है 122 लगेगा. तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इंटेंशंस. सो दे हैव ट्राइड टू इलस्ट्रेट दिस सर्कुलर बाय मींस ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स. तो पहला एग्जांपल इशू दिया उन्होंने. यहाँ क्या कि दो पार्टी हैं, एक ए है दूसरा बी है. ए ने बी को सिंपल एक इनवॉइस दिया है विदाउट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऐसे केस में क्या होगा, इसका जो क्लैरिफिकेशन दिया गवर्नमेंट ने वो ये कहा है कि सिंस देयर इज ओनली बीन एन इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ए टू बी विदाउट द अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, देयरफॉर ये जो एक्टिविटी है चूंकि यहाँ पे सिर्फ इनवॉइस का सप्लाई हुआ है और देयर इज नो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो ये जो एक्टिविटी है दिस विल नॉट बी फिटिंग इन दिस डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट. तो ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं था इसीलिए इनवॉइस जो दिया गया था दैट वाज मीनिंगलेस एंड हेंस दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन will not be covered under the definition of supply in terms of section 7 of the CGST Act. And hence, as there was no supply in respect of such tax invoice in terms of provisions of section 7, no tax liability arises against A for the said transaction. And accordingly, no demand and recovery is required to be made against A under the provisions of section 73 or 74. Chunki there was no supply. That person A shall, however, be liable for penal action under section 122 subsection 1 subsection 2 of the CGST Act for issuing tax invoices without actual supply of goods or services or both. अभी आप देखेंगे सेक्शन 122 में उन्होंने 21 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस को क्लासिफाई किया है. उसमें ये ऑफेंस भी आता है कि अगर बिना सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अगर आप सिर्फ टैक्स इनवॉइस देते हो दैट इज अ फेक इनवॉइस, इट इज नॉट अ ट्रू इनवॉइस. Fake invoice. In that case, section 74 and 73 will not be applicable, and only section 122 will be applicable. तो ये था पहला सिनेरियो. सेकंड सिनेरियो इज यहाँ पे A और B हैं और एक XYZ दूसरे हैं. तो A ने क्या कि B को ओनली इनवॉइस विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज. सो यहाँ पे A ने B को सिर्फ इनवॉइस दिया था एंड B ने XYZ को इनवॉइस का साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज से दिया था. तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? तो ये सरकार कहती है सिंस द रजिस्टर्ड पर्सन बी हैज अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड आईटीसी. कैसे किया उसने अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड आईटीसी को? उसको जो फेक इनवॉइस मिला था उसको उसने अवेल किया एंड यूटिलाइज कैसे किया? बाय पासिंग इट ऑन टू XYZ. सो उसने अवेल एंड यूटिलाइज कर दिया विदाउट रिसीविंग द गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 subsection 2B of the CGST Act. So he shall be liable for the demand and recovery of the said ITC along with penal action under these provisions of section 74. यहाँ पे केस डिफरेंट कैसे हो गया है? A ने B को सिर्फ इनवॉइस दिया था लेकिन B ने क्या किया उसी इनवॉइस के बेसिस पे एक और इनवॉइस इशू किया XYZ को, लेकिन साथ में उसने गुड्स एंड सर्विसेज दिए. तो अब इस केस में क्या हो गया, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हुआ था इसलिए सेक्शन 74 एप्लीकेबल हो जाएगा. इसमें सेक्शन 74 से एप्लीकेबल होगा कि बिकॉज उसको जो इनवॉइस मिला था दैट वाज विदाउट एनी सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ पे फ्रॉड आ जा रहा है. सो इस पे एक इंटरेस्ट भी लगेगी अंडर सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट. तो इस केस में जो होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7 एंड एक और सेक्शन की बात करता है यहाँ पे सर्कुलर दैट इज 7513. इसके हिसाब से इफ penal action for fraudulent availment all utilization of ITC is taken against B under section 74 of the CGST Act, no penalty for the same act, that is for the said fraudulent availment or utilization of ITC, can be imposed on B under any provisions of CGST Act, including under section 122. क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 74 लगा दिया ऑलरेडी, इसीलिए एक
पेनल्टी लगाई उन्होंने 74 के अंदर। सो जब ये लग चुका है तो फिर 75, 12, 13 के अंदर क्या होता है कि आप एक डबल जेपर्डी ना हो जाए, इसीलिए आप कोई दूसरा पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं। And hence, in this particular case, against B, there will be no action under section 122, but only under section 73, 74, जो कि fraud based में है. So this was case number 2. The third scenario would be, यहाँ पे क्या A है, B है और C है. A ने B को सिर्फ invoice दिया, there is no goods and services, and B ने C को invoice दिया only and no goods and services. This is a classic case of fake invoicing. ये फेक इनवॉइसिंग ऐसी ही होती है जहां पे कभी भी गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई नहीं होता है, सिर्फ ट्रांजैक्शंस होते हैं, इश्यूज होता है टैक्स इनवॉइस का। ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह सेटल चलता रहता है। एंड देयर इज एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इन दिस केस, इस केस में क्या हो गया, द आईटीसी अवेल्ड बाय बी इन दिस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर on the basis of invoice issued by A without actual receipt of goods and services, or both has been utilized by B for passing on the input tax credits by issuing an invoice to C. तो यहाँ पे जो इसने जो A ने B को इनवॉइस दिया, फिर B ने C को दिया, तो इन जो सिर्फ आईटीसी ट्रांसफर हो रही है A से B के पास, B से C के पास, लेकिन कोई गुड्स एंड सप्लाई का नहीं है, there is no supply of goods and services. So as there was no supply of goods or services by both B and C in respect of the said transactions, no tax are required to be paid by B in respect of the same. The ITC availed by B in his electronic credit ledger on the basis of fake invoice issued by A without any actual receipt of goods or services, or both, is ineligible in terms of section 16(2) section B of the CGST Act. तो 16(2)B के हिसाब से, जो कि यहाँ पे सप्लाई हुआ नहीं था, सिर्फ फेक इनवॉइस दिए गए थे, तो देयर इज नो सप्लाई, देयर इज नो एक्चुअल रिसीप्ट और ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसीलिए इन दिस केस कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, देयर इज नो टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड ट्रांजैक्शन। देयरफॉर इन दिस स्पेसिफिक केस नो डिमांड and recovery of either ITC or fraudulently availed by B in such case in respect of said onward transactions to B to C is required to be made from B under the provisions of 73 or 74. तो इस केस में against B there will not be any provision, any imposition of section 73 or 74. However, B shall be liable for penal action against 122(1) subsection 2 and 122(1) subsection 7 of the CGST Act for issuing invoices without actual supply of goods and services. ये था बेसिकली इस सर्कुलर के माध्यम से। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कही गई है कि इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 1A ऑफ 122, अगर किसी बंदे ने बेनिफिट रिटेन किया है ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ फेक इनवॉइसेस, देन ही शैल आल्सो बी लायबल फॉर पेनल्टी। एंड आल्सो सेक्शन 132 व्हिच टॉक्स अबाउट इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन तो होगा ही। तो ये था बेसिकली सर्कुलर नंबर 171/03 ऑफ 2022 CGST। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ वैल्यू मिला है, देन प्लीज लाइक करें इसको। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली बी कमिंग बैक टू यू टू answer your query. And if you have not subscribed to the channel as yet, please do it. Thanks for watching. See you in the next video. Take care. Bye bye.